हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं जो ये जो परख 2024 है, समग्र शिक्षा के माध्यम से परख 2024 परीक्षा का आयोजन किया गया था। परख टेस्ट 1 क्लास 9, ये जो टेस्ट परीक्षा है, परख इस नाम से इसको लिया जा रहा था, एग्जाम, ठीक है, लिया गया। तो ये क्लास 9 के लिए था। कक्षा 9वीं, दिनांक 18/11/2024 को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। तो देखते हैं सबसे पहले विज्ञान जो सब्जेक्ट है, इसका आंसर, संभावित आंसर, ठीक है, ये आपका विज्ञान है। इसका हम संभावित आंसर इस वीडियो के माध्यम से सारे संभावित आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, धरती का श्रृंगार किससे होता है। पहला जो प्रश्न है क्या है, धरती का श्रृंगार किससे होता है, यानी कि ये जो धरती है ये इतना सुंदर किन के वजह से दिखाई देता है। इसका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से एक इसका सही उत्तर है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। इसका सही देखिए, पहला ऑप्शन है कपड़ों से, बी है मशीन से, सी है पेड़ से और डी है मनुष्य, घास, फिर सूक्ष्म जीव से। तो इसका सही आंसर होगा पेड़ों से। इसका जो आंसर है किससे है, पेड़ों से, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, पेड़ से हमारा जो धरती है वो खूबसूरत दिखती है, ठीक है, ओके। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, ठीक है, कौन सा एक यौगिक है, ओके। ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, वायु, तांबा, पानी, गंधक। इसमें से कौन सा एक क्या है, यौगिक है। तो इसका सही उत्तर होगा पानी है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, कार्बन का संकेत सी है, कैल्शियम का, क्लोरीन तथा तांबा का संकेत क्रमशः क्या है। देखो, कार्बन का संकेत सी जैसे दिया हुआ है, उसी प्रकार कैल्शियम का और क्लोरीन का तथा तांबा का संकेत भी क्रमशः है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है। सबसे पहले ऑप्शन क्या है, CuCaCl। दूसरा ऑप्शन है बी, CaClCu और सी है ClCaCu। चौथा ऑप्शन है डी, CaCuCl। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl और तांबा का Cu। ये इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं चौथा प्रश्न, एक आपतित किरण दर्पण के साथ 32 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो उसका परावर्तन कोण कितने अंश का होगा। ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 58, दूसरा है बी 32, सी है 23 अंश और डी है 90 अंश। इसका राइट आंसर होगा 32 अंश। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 32 अंश होगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है, पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। ये मिश्र धातु है, लेकिन इसमें कौन कौन से धातु को मिलाने से ये पीतल बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए कॉपर एम टीन का, बी है जिंक एम लेड का और सी है कॉपर एम जिंक का और डी है लेड एम टीन का। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से यदि आपको पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। बताइए, जल्दी बताइए, ओके। जितना जल्दी जो बताएगा उसका
मैं इस चैनल के नाम से आपका नाम लूंगा। ठीक है, तो बताइए क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है कॉपर एवं जिंक का। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या है? कॉपर और जिंक को मिलाने से क्या बनता है जी? कॉपर और जिंक को मिलाने से बनता है आपका क्या? एक मिश्र धातु पीतल बनता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, छठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, एल्कोहल, मिथाइल ऑरेंज, सी है ईथर, डी है जल। सार्वत्रिक मतलब किसी भी विलायक में यदि हम किसी को मिलाते हैं तो कौन सा एक विलायक होगा, इसको हमको पहचानना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जल। मतलब इसको कहीं पर भी अगर मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है? आसानी से मिल जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर अब देखते हैं सातवां। ठीक है, प्रश्न नंबर सातवां है, सरोता किस श्रेणी का उत्तोलक है? सरोता किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रथम श्रेणी, बी है द्वितीय श्रेणी, सी है तृतीय श्रेणी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यदि आपको पता है इसको भी फटाफट जवाब दे दीजिए। और ठीक है, तो अगर जो जवाब देता है सही आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर देता है, तो ये आपका हम इस चैनल के माध्यम से नाम लेंगे। तो इसका सही आंसर है प्रथम श्रेणी का। ठीक है, क्या है? प्रथम श्रेणी का क्या होता है? ये उत्तोलक होता है। तो ये हुई ये प्रथम पेज का आंसर। अब देखते हैं दूसरे पेज में चले जाते हैं। तो दूसरा पेज में आठवां नंबर प्रश्न है, तारों का इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। तारों का टिमटिमाने का कारण है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन, बी परावर्तन और सी है विवर्तन और डी है प्रकीर्णन। इसमें से चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए। ये सारे क्वेश्चन आपके केवल ये 9th क्लास का है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना 9th क्लास के लिए उपयोगी है। ठीक है, उसी से जो भी हम पहली से 10वीं तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन्हीं में से ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, मतलब जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें सारे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आठवां का, तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? इसका सही आंसर है क्या है बताइए? जो जल्दी बताएगा उसको एक इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या है जी? अपवर्तन है। इसका सही जवाब होगा क्या? अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन की वजह से तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, कौन सी वायुमंडलीय गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? कौन सा वायुमंडलीय गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? तो इसका पहला ऑप्शन नंबर ए है आर्गन, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, आप भी पढ़े होंगे, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? वायुमंडल में बढ़ता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? अक्सर बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद है 10वां नंबर प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? ओके, सूर्य से
पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 मिनट, बी है 6 मिनट, सी है 7 मिनट और डी है 8 मिनट। इसका सही आंसर या इसका सही जवाब देने वाले को प्यारा सा एक धन्यवाद मिलेगा यहां से, ठीक है, चैनल के माध्यम से। तो इसका भी आंसर दीजिए फटाफट, टाइम चालू हो जाता है आपके लिए। 1 2 3 4 5 10 सेकेंड का, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? 8 मिनट है। ये क्वेश्चन अक्सर जितने भी एग्जाम आयोजित होते हैं कंपटीशन, सारे जगह में ये सवाल पूछता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हिपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हिपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से अंग में पड़ता है इस रोग से? तो इसका सही जवाब है यकृत। इसका सही जवाब है यकृत। मतलब यकृत को हिपेटाइटिस जब भी किसी व्यक्ति को होता है तो सबसे पहले उसका यकृत को ही डैमेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 12वां नंबर। चूहा अनाज खाता है, चील चूहे को खाती है, यह चील है क्या है? ऑप्शन नंबर ए तृतीय उपभोक्ता, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है उत्पादक और डी है द्वितीय उपभोक्ता। इसमें से कौन सा सही आंसर है? इसका जवाब है द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि सबसे पहले क्या है, चूहा जो है अनाज को खाता है और फिर उसके बाद जो चूहा है उसको क्या खाता है? चील खाती है, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाएगा? द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न। कार्बन डाइऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति है क्या है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है उदासीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अम्लीय। ये जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या होता है, इसका जो प्रकृति है क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न। हमारे शरीर में किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वृक्क, बी है फेफड़े और सी है हृदय और डी है यकृत। इसमें से सही जवाब क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो ये है आपका वृक्क। क्या है? वृक्क। ये जो है, जो अमोनिया है उसको यूरिया में क्या करता है? बदल देता है, ठीक है, हमारे शरीर के द्वारा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है। सोलर कुकर सूर्य के प्रकाश की किन विकिरण से गर्म होता है? सोलर कुकर सूर्य के प्रकाश की किन विकिरण से गर्म होता है? ऑप्शन नंबर ए है दृश्य प्रकाश विकिरण, बी है पराबैंगनी विकिरण, सी है अवरक्त विकिरण और डी है रेडियो तरंग। इसमें से इसका सही जवाब क्या हो सकता है? क्या होगा? अवरक्त विकिरण। ये जितने भी अवरक्त विकिरण निकलते हैं कहां से? सूर्य से। उन्हीं अवरक्त विकिरणों के चलते हमारा जो भोजन है वो भी पक जाता है, यानी कि सोलर कुकर उसी से क्या करता है? भोजन को पकाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, ये है आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न क्या है? देखो, ये है आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। यह है आपका
23.5 अंश अक्षांश उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विषुवत रेखा, बी है मकर रेखा, सी है कर्क रेखा और डी है ध्रुवी रेखा। इसका सही आंसर है कर्क रेखा। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या है? कर्क रेखा है। यानी कि 23.5 अक्षांश उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि 23.5 उत्तरी अक्षांश में क्या है? कर्क रेखा है। ठीक है, उसके बाद है 17 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 1945। इसका जवाब है 1945। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1957, बी है 1764, सी है 1556 और डी है 1526। तो इसका सही जवाब होगा 1556। पानीपत का जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1556। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं अब। चौथा प्रश्न है 19वां प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का। क्या है? भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क और समुद्रगुप्त। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से भारत के नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। ये इसका सही आंसर है। भारत के नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, 20वां नंबर 19वां प्रश्न है, भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क और चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम क्या है? ये भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, मौसम संबंधी परिवर्तन किस मंडल में होती है? ठीक है, तो पहला है समताप मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है ब्रह्मंडल और चौथा है क्षोभ मंडल। इसका सही जवाब है क्षोभ मंडल। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? क्षोभ मंडल। यानी कि मौसम संबंधी जो भी परिवर्तन होता है किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। अब देखते हैं 21वां प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन ए है 30 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है 21 वर्ष। तो इसका सही जवाब है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब है, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? ये आपका 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री जो भी व्यक्ति है वो जिसका 25 वर्ष हुआ है वो प्रधानमंत्री बनने योग्य है। ठीक है, अब देखते हैं 22वां नंबर प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन पहला है महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और लोकमान्य तिलक। ठीक है, इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, 23वां प्रश्न है, बाल शोषण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बाल शोषण दिवस
किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 18 नवंबर, बी 14 नवंबर, सी 11 नवंबर और डी है 1 नवंबर। तो इसका सही जवाब है 18 नवंबर। ठीक है, 18 तारीख को इसका एग्जाम भी हुआ था। ठीक है, उसी दिन बाल शोषण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24वां नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है हिमालय पर्वत श्रृंखला, बी आल्प्स पर्वत श्रृंखला और सी है अरावली पर्वत श्रृंखला और डी है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एंडीज पर्वत श्रृंखला। यह है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के नाम से एंडीज पर्वत श्रृंखला को माना जाता है। ठीक है, 25वां नंबर प्रश्न है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? पहला ऑप्शन है 11, बी है 6 और सी है 7, डी है 8। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? आप भी थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर दे सकते हो। तो इसका सही जवाब है 7, यानी कि भारत का जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम में मौलिक जो अधिकार है वो कितने थे? 7 थे। ठीक है, इसमें कुछ को अभी हटा दिया गया है। ठीक है, तो यह है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, 26वां नंबर प्रश्न है, जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके तथ्यों के बारे में पता लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पुरातत्ववेत्ता, बी है इतिहासकार, सी है विद्वान और डी है साहित्यकार। ये 4 ऑप्शन में इसका सही जवाब है पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, यानी कि पुराने समय के जो भी मेटल वगैरह या जो भी है कुछ भी मिलता है, पत्थर कंकड़ यानी कि कुछ धातु है ना, उस समय का जो भी बना हुआ है उसके आधार पे जो पुरातत्ववेत्ता है वो जो बसाहट है ना, वहां जो कौन से लोग रहते थे इस जगह में, इसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पुरातत्ववेत्ता होगा। ठीक है, अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, जनप्रतिनिधि का अर्थ क्या है? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनप्रतिनिधि, इसके बारे में सबको समझना चाहिए। ठीक है, तो जनप्रतिनिधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए है किसी समूह द्वारा चुना गया व्यक्ति, सरकार द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति। ठीक है, देखो किसी समूह के द्वारा चुना गया व्यक्ति है कि केवल एक समाज किसी धर्म जाति का, किसी एक ही जाति धर्म का कोई व्यक्ति चुनता है क्या इसको? नहीं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। सरकार द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति है क्या? नहीं, सरकार इसको नियुक्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, उस क्षेत्र का जाना माना व्यक्ति। यदि कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति को जानते हैं तो इसका मतलब वो जनप्रतिनिधि हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो निर्धारित क्षेत्र से वयस्क मताधिकार द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है। कौन? वयस्क मताधिकार, यानी कि जो 18 साल से अधिक आयु के जो भी व्यक्ति जिसको मत देने का अधिकार है, यानी कि वोट के माध्यम से जिसको चुना जाता है, वो क्या कहलाता है? जनप्रतिनिधि कहलाता है। और इसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके। 28वां नंबर प्रश्न है, जिलाधीश को क्या कहा जाता है? न्यायाधीश कहा जाता है क्या? नो। ठीक है, जिला दंडाधिकारी कहा जाता है क्या? देखते हैं, आयुक्त या निरीक्षक। इसमें से 4 ऑप्शन में सही इसका जवाब है जिला दंडाधिकारी, यानी कि जिला दंडाधिकारी कहें या फिर आप जिलाधीश कहें या कलेक्टर कहें, इसी का नाम है जिलाधीश। कलेक्टर जो जिले का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? जिलाधीश या फिर क्या? जिला दंडाधिकारी या फिर कलेक्टर। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 29वां प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति का उदाहरण कौन सा है? सार्वजनिक संपत्ति यानी कि सभी के लिए जो भी संपत्तियां हैं, हर किसी व्यक्ति, हर जाति धर्म, हर समुदाय का व्यक्ति उस जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका उपयोग कर सकता है। तो इसमें से क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
पहला है रेल, दूसरा है कार, तीसरा है ट्रक और एक साइकिल। साइकिल एक व्यक्तिगत होता है, ट्रक भी व्यक्तिगत खरीद सकता है और उसको संचालित कर सकता है, चला सकता है, ठीक है। कार भी व्यक्तिगत है, ठीक है। रेल किसी व्यक्तिगत इस मतलब व्यक्ति जो है नहीं चला सकता, इसलिए ये क्या है रेल, ये क्या है सार्वजनिक है, यानी कि ये जो रेल है सरकार द्वारा चलाई जाती है, इसलिए ये सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है, ठीक है। ओके, तो रेल सार्वजनिक संपत्ति है। 30वां प्रश्न है, कौन सा बच्चों को प्राप्त अधिकार नहीं है? कौन सा बच्चों को प्राप्त अधिकार नहीं है? 30वां प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन का, मारने का, आवास का या सुरक्षा का। देखो मनोरंजन का हर किसी को क्या है अधिकार है, ठीक है। आवास का अधिकार भी हर किसी को है और हर किसी को सुरक्षा का अधिकार भी है। तो इसका सही जवाब होगा क्या, यानी कि बच्चों को मारने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो परख परीक्षा 2024 18/11/2024 का संभावित उत्तर देने का प्रयास किया। ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो 2 और सब्जेक्ट का आंसर बाकी है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैनल में अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।